अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का नावल। नावल है एपिसोड नंबर 4 है और नावल का नाम है गुनाहगार और इसको लिखा है जीना शर्जील ने। और नावल शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, नावल्स पसंद आ रहे हैं, तो वीडियोस को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो टाइम वेस्ट किए बगैर हम अपना नावल शुरू करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ से हमारा ख़त्म हुआ था लास्ट। एक बात और, अगर आपकी बहू को मुझसे किसी भी किस्म की शिकायत है कि मैं इससे लापरवाही बरत रहा हूँ या इसके हकूक़ व फ़राइज़ में कहीं कोई कमी रह गई है, तो प्लीज़ इसे कहिए कि ये आपकी बजाय डायरेक्ट मुझसे बात करे। यहाँ तक हमने लास्ट रीड किया था, अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। अब की बार नमीर अनाया की तरफ ऐसे देखता हुआ बोला जैसे अनाया ने सरवत से इसकी कोई शिकायत लगाई हो। अनाया सर उठाकर नमीर को देखने लगी। तुम्हें अपने हकूक़ व फ़राइज़ का खुद ब खुद ख्याल रखना चाहिए ताकि इसे मुझसे या तुमसे कोई शिकायत का मौका न मिले। सरवत वाज़ा लफ्ज़ों में नमीर को जताती हुई बोली, जी बिल्कुल, आज से ही ख्याल रखूंगा। नमीर के कहने पर अनाया ने एक बार फिर इसे देखा। देख क्या रही हो, नाश्ता सर्व करो, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ मैं। अनाया के इसकी तरफ देखने पर नमीर इससे मुखातिब हुआ। अनाया कुर्सी से उठकर नमीर और सरबत को नाश्ता सर्व करने लगी। कल से कंप्लीट ड्रेसिंग निकालना और सुबह का नाश्ता अब डेली तुम तैयार करना मेरे लिए। अनाया केटल से चाय निकालने लगी, तब नमीर इसे देखता हुआ बोला। सरबत नमीर को घूरने लगी, जिस पर वो कंधे उचकाकर सरबत को देखता हुआ बोला, बीवी है ये मेरी, जैसे मुझे इसकी ज़रूरतों का ख्याल रखना है वैसे ही मेरी तमाम ज़रूरतों का ख्याल रखना इसका फ़र्ज़ है। नमीर बोलता हुआ नाश्ता करने लगा। कॉलेज के लिए रेडी क्यों नहीं हुई तुम अभी तक? अनाया के मुंह में पहला नवाला गया ही था। नमीर ने इसको देखकर सवाल किया। मेरी बुक्स मामू की तरफ रह गई हैं। नमीर को देखकर वो आहिस्तगी से बोली, कोई बात नहीं बेटा, बुक्स आ जाएगी। तुम 2 दिन बाद आराम से चली जाना कॉलेज, वैसे भी कल ही तो शादी हुई है। सरबत ने बीच में मुदाखलत करते हुए कहा, जिस पर अनाया इसको देखकर हल्का सा मुस्कुराई। शादी करके कौन सा तीर मारा है या कोई अनोखा कारनामा अंजाम दिया है जिसकी खुशी में कॉलेज की छुट्टियां की जाएं। मैं शाम में बुक्स लेता आऊँगा। कल सुबह से तुम कॉलेज के लिए मुझे रेडी मिलोगी। ऑफिस जाने से पहले मैं तुम्हें कॉलेज ड्रॉप करूँगा, वापसी पर ड्राइवर ले आएगा। नमीर अनाया पर हुक्म सादिर करता हुआ बोला, जिस पर अनाया जी कहकर खामोश हो गई। थोड़ी देर बाद ड्राइवर के साथ निहाल के पास चली जाऊँगी, तुम मुझे ऑफिस से वापसी पर पिक कर लेना। सरवत के मुंह से निहाल का जिक्र सुनकर अनाया के दिल में फांस सी चुभी, जिससे इसके चेहरे के तासुरात तब्दील हुए, जो नमीर की नजरों से छुप नहीं सके। इसने सरवत को सर हिलाकर जवाब दिया। अब वो मग हाथ में थामे घूंट घूंट चाय हलक में उतारता हुआ अनाया के चेहरे पर छाई अफसुर्दगी देखने लगा। नाश्ते के बाद वो सरवत को खुदा हाफिज कहकर ऑफिस के लिए रवाना हो गया। तुम परेशान मत होना बेटा, यूं अचानक इस तरह शादी होने की वजह से नमीर का माइंड थोड़ा डिस्टर्ब है, वरना तुम तो इसकी नेचर अच्छी तरह जानती हो। अपने से मुंसलिक रिश्तों को लेकर वो बहुत ज़्यादा हसास है। मुझे तुम्हें ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि तुम नमीर का ख्याल रखना। मैं जानती हूँ तुम इसका ख्याल रखोगी क्योंकि तुम मेरी अच्छी बेटी हो और इसी वजह से मेरा इंतखाब भी। नमीर के ऑफिस जाने के बाद सरबत मुस्कुराकर अनाया को समझाने लगी। अनाया इसकी बात पर मुस्कुरा भी नहीं सकी। ना वो ये कह सकी, वो अच्छी बेटी होने के साथ साथ इंसान भी है। जैसे इसके बेटे का माइंड अपसेट है वैसे इसका भी माइंड अपसेट हुआ है। अगर नमीर अपने से मुंसलिक रिश्तों को लेकर हसास है तो इसने कौन सा अपना और अनाया के रिश्ते को दिली तौर पर कबूल किया है जो वो अनाया के लिए हसास होगा। ये सोचकर अनाया का दिल मजीद खराब हो गया। थोड़ी देर बाद निहाल के पास हॉस्पिटल जाऊंगी। आज इसे आईसीयू से प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर देंगे। अगर मुझे आने में देर हो जाए तो परेशान मत होना और घर के किसी भी काम को हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है।
आराम करो और बेटा नमीर के आने से पहले अपना ड्रेस चेंज करके अच्छा सा तैयार हो जाना। नई शादी है तुम्हारी, इस तरह रहोगी तो इसकी तबीयत पर भी अच्छा असर नहीं पड़ेगा। मैं तुम्हें और नमीर को अच्छी खुशहाल ज़िंदगी गुज़ारते हुए देखना चाहती हूँ। अभी तुम्हें थोड़ा मुश्किल लगेगा मगर वक़्त गुज़रने के साथ-साथ सब ठीक हो जाएगा। सरवत प्यार से इसे समझाती हुई अपने रूम में चली गई। कल नमीर और अनाया की शादी हो गई है और आप मुझे अब बता रही हैं? मिनाल मोबाइल कान पर लगाए सोफ़े से शौक की कैफियत में उठी। क्यों? तुमने इनकी शादी में आकर रोड़े डालने थे, जो तुम्हें पहले से बता देती। कैसा अच्छा लड़का हमारे हाथ से निकल गया। मुझे तो ये मलाल ही कम नहीं था कि नमीर ने तुम्हें छोड़ दिया है। ऊपर से वो मिला भी तो किसको? इस नसीबों जली और सब्ज़ कदम को। क्या बताऊँ कैसे अरे चले हैं मेरे दिल पर निकाह के वक़्त। सॉरी, लिखा हुआ है कैसे बताऊँ क्या बताऊँ कैसे आरे चले हैं मेरे दिल पर निकाह के वक़्त। इशरत अब बेटी से मोबाइल पर बात करती हुई दिल हल्का करने लगी। तो नमीर ने इस मनहूस अनाया को मुझ पर फ़ोकियत दी। अपने अपना एग्ज़ाम अपना एग्रीमेंट पूरा कर लूँ, फिर देखती हूँ मैं आकर इन दोनों को। मनाल से ये न्यूज़ हज़म करना मुश्किल हो रही थी, तभी वो जलती हुई बोली, ए बीबी बात गौर से सुनो। अब तुम्हारे किसी भी ड्रामे या अदाकारी की कोई ज़रूरत नहीं है। ये अदाकारी के जौहर अपनी फ़िल्मों में दिखाओ, यहाँ पर ड्रामे करके हमारा मज़ीद तमाशा मत बनाना। बहुत मुश्किल से हमारी इज़्ज़त और बात सँभली है। वैसे भी अब पछताने का क्या फ़ायदा, जब चिड़िया चुग गई खेत। इशरत अपनी बेटी के अंदाज़ देखकर चमक कर बोली, कैसी बातें कर रही हैं मम्मा? मैं ऐसे ही इन दोनों को छोड़ दूँगी? नमीर मेरी पसंद था, मेरी मोहब्बत, वापस आकर मना लेती मैं इसे। ख़ैर बिगड़ा तो अब भी कुछ नहीं है, वापस आ जाओ फिर देखती हूँ नमीर को भी और इस अनाया की बच्ची को भी। मनाल ने ज़हर ख्वांदा लहजे में कहते हुए कॉल डिस्कनेक्ट करके मोबाइल सोफ़े पर उछाला। नमीर और अनाया को एक साथ सोचकर इसका मूड ख़राब होने लगा। आज कॉलेज नहीं जाना तुम्हें? नाइला ने कमरे में आकर शांति से पूछा, जो चाय का मग दोनों हाथों से थामे किसी गहरी सोच में गुम थी। नाइला की आवाज़ पर अपने ख़्यालों से निकलकर दुनिया में वापस आई। नहीं, डेटशीट मिल गई है। वैसे भी आजकल कॉलेज में कोई ख़ास पढ़ाई नहीं हो रही है। शांति ने चाय का आखिरी घूंट लेते हुए नाइला को जवाब दिया। और तुम्हारी सहेली अनाया कैसी है? क्या रुखसत होकर वो अपने ससुराल चली गई? नाइला तख्त पर बैठी हुई शांति से अनाया के बारे में पूछने लगी, क्योंकि कल रात को शांति के घर आने के बाद इन दोनों की आपस में बहुत ज़्यादा बात नहीं हुई थी। जी, कल ही सरवत आंटी इसे अपने साथ ले गई थीं। कितने अजीब लोग हैं अनाया के घर वाले। पहली मंगनी करवा के इस शख्स के ख्वाब देखने की इजाज़त दी और जब अनाया इस शख्स को दिल ही दिल में अपना मानने लगी, तो अचानक इसे बताया गया कि अब वो तुम्हारा शौहर नहीं बन सकता। लिहाज़ा इसके ख्वाब देखना बंद करके अब दूसरे के बारे में सोचो। शांति तल्खी से कहने लगी, मगर ये बात वो अनाया के सामने करके इसका मज़ीद दिल नहीं दुखा सकती थी। इसी का नाम ज़िंदगी है, बस आगे अल्लाह इस बच्ची के नसीब अच्छे करे। नौफल ने चक्कर नहीं लगाया काफ़ी दिनों से, वो भी वहाँ मौजूद होगा, ठीक है ना वो? नाइला शांति को देखकर पूछने लगी। अब वो हर वक़्त तो अब हर वक़्त तो वो चक्कर नहीं लगाएगा, अपने भी काम होंगे इसे। आप कुछ ज़्यादा ही याद नहीं करने लगी हैं उसे? वैसे कल रात को इसी ने मुझे घर छोड़ा था। शांति नज़रें मिलाए बगैर नाइला को बताने लगी, कहीं वो इसकी आँखों में कुछ पढ़ न ले। हर वक़्त चक्कर नहीं लगाता हर वक़्त चक्कर नहीं लगाता मगर फ़ोन करके मेरी तबीयत खैरियत तो अक्सर मालूम करता है। 1-2 दिन से कॉल भी नहीं आई, इसलिए पूछ रही थी। नौफल अच्छा लड़का है शानज़े, मैंने इसकी आँखों में अपने लिए एहतराम और तुम्हारे लिए पसंदीदगी महसूस की है। जैसा मैं सोच रही हूँ अगर ऐसा हो जाए तो मुझे दिली तौर पर बहुत खुशी होगी। नाइला मुस्कुराती हुई शानदे से बोली तो शानदे ने माँ को हैरत से देखा। वो जिस बात को छुपाना चाह रही थी वो इसकी माँ की भी दिली ख्वाहिश थी। अम्मी हमें नौफल को आप ही के बारे में बताना चाहिए। शांदे कुछ सोचती हुई बोली, कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें इसे कुछ भी बताने की। कहीं तुमने इसे फरहीन के बारे में कुछ बताया तो नहीं? नाइला परेशान होकर शांदे से पूछने लगी। मैंने ऐसा कुछ नहीं बताया मगर जैसा आप नौफल के बारे में सोच रही हैं एक तरह से फिर हकीकत उसे मालूम होनी चाहिए। शांदे नाइला को देखती हुई बोली तो नाइला नज़रें चुरा गई। मुझे जब और जो मुनासिब लगेगा मैं इसको बता दूँगी, मगर शांदे तुम इसे कुछ नहीं बोलोगी, वादा करो मुझसे?
नायला को बहुत से खदशात लाक होने लगे, तो वो शांति को देखकर बोली। शांति ने नायला की बात मानते हुए असबात में सर हिलाया और नाश्ते की ट्रे लेकर किचन में चली गई। कैसे हो, कब आए हॉस्पिटल? नमीर ऑफिस से हॉस्पिटल पहुंचा तो सरवत के अलावा वहां पर नौफल भी मौजूद था। सरवत की दोस्त नहाल को देखने आई तो नमीर और नौफल कॉरिडोर में खड़े हो गए। वहीं नमीर इसे पूछने लगा, तुम्हारे आने से 1 घंटा पहले आया था। मेरे सामने ही निहाल को आईसीयू से रूम में शिफ्ट किया है। नौफल नमीर को बताने लगा। डॉक्टर से बात हुई तुम्हारी? क्या कहते हैं डॉक्टर निहाल के बारे में? नमीर ऑफिस से 5 मिनट पहले ही आया था, इसलिए नौफल से मालूमात लेने लगा। कोई ऐसी गहरी या खतरनाक चोट नहीं जिसकी वजह से निहाल को आईसीयू रूम में रखा जाए। अलबत्ता निहाल इस गहरी नींद से कब जागे इसका कुछ अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, इसलिए फिलहाल इसे प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर दिया गया है। नौफल नमीर को देखकर बताने लगा। यानी कोई खास प्रोग्रेस नहीं है? नमीर मायूस कुन लहजे में बोला। इस तरह मायूस मत हो नमीर, जिस दिन निहाल कोमे से वापस आ जाएगा सब पहले जैसा ठीक हो जाएगा। नौफल नमीर को मायूस देखकर इसकी हिम्मत बांधता हुआ कहने लगा। रियली? सब पहले जैसे ठीक हो जाएगा? तुम्हें ऐसे लगता है? अब निहाल के होश में आने के बाद भी ना ही कुछ ठीक हो सकता है और ना ही कुछ पहले जैसा हो सकता है। नमीर तलखी से तंदिया हंसी हंसते हुए कहने लगा, जिस पर नौफल 1 मिनट के लिए खामोश हो गया। फिर बोला, देखो नमीर, जो भी कुछ हुआ इसमें ना निहाल का कसूर था, ना तुम्हारा और ना ही अनाया भाभी का। यार ये सब तकदीर के खेल होते हैं। हम अपनी लाइफ में आगे का प्लान कर रहे होते हैं, न जाने बगैर ना जाने बगैर कि ऊपर वाले की क्या प्लानिंग है। तुमने ये तो सुना होगा कि जोड़े आसमानों पर बनते हैं। यही समझ लो, निहाल और अनाया भाभी का साथ इतना ही लिखा था। असल में इनको तुम्हारी जिंदगी में आना था, तुम्हारी वाइफ बनकर। तुम इस हकीकत को एक्सेप्ट करो। नौफल नमीर को देखकर समझाने लगा। तुम जानते हो कल रात से मेरे अंदर एक जंग छिड़ी है। किस कश्मकश का शिकार हूं मैं, तुम्हें अंदाजा नहीं हो सकता। मेरा दिल इस हकीकत को कबूल नहीं कर रहा है। इस लड़की को मैं कैसे बीवी एक्सेप्ट कर लूं? वो मेरे भाई की पसंद थी, जिससे मेरे भाई की शादी होने वाली थी। अगर मैं अपने दिल को समझाता हूँ कि अब हकीकत इसके बरक्स है, तो कोई आवाज़ मेरे अंदर से आती है, मुझे ऐसा करने से रोकती है। नौफल को इस वक्त नमीर बहुत बेबस और लाचार लगा। देखो नमीर, मेरी एक बात गौर से सुनो। इस हकीकत को अब तुम्हें अपने दिल और दिमाग में बिठाना है कि अनाया भाभी तुम्हारी बीवी है, शादी की है यार तुमने, और शादी कोई मजाक नहीं होती है। निहाल की अनाया भाभी से सिर्फ मंगनी हुई थी। मंगनी कोई ऐसा पायदार रिश्ता नहीं है। मंगनी तो इंसान 10 करके तोड़ देता है, मगर शादी, शादी के बाद तो एक मर्द और औरत शादी मजबूत रिश्ते में बंध जाते हैं। मैं मानता हूँ इस बात को। निहाल पसंद करता था नाया भाभी को, और हो सकता है इसके होश में आने के बाद ये न्यूज़ इसके लिए किसी शौक से कम नहीं होगी। मगर वो एक मैच्योर पर्सन आहिस्ता आहिस्ता वो हालात की मुनासबत से सारी सिचुएशन को समझते हुए इस हकीकत को कबूल करेगा। मगर जब मगर ये जब की बात है, जब निहाल होश में आएगा। हम इसके लिए दुआ कर सकते हैं। इंशाल्लाह वो जल्द ही ठीक हो जाएगा। लेकिन इस वक्त के लिए ज़रूरी है कि तुम अपने और अनाया भाभी के रिश्ते पर गौर करो, इसको समझो, इन्हें वाइफ समझकर अपने और इनके रिश्ते का एहसास दिलाओ। ये ज़रूरी नहीं होता कि रिश्ता बनाने के लिए औरत ही हर दफ़ा पहल करे। नमीर, अब शादी कर ही ली है तो दिल से इस रिश्ते को भी कबूल करो। अपने दिमाग से ये बात निकाल दो कि वो निहाल की मंगेतर थी, बल्कि ये सोचो अब वो तुम्हारी वाइफ है। नौफल की बाइक ड्राइविंग के दौरान इसके दिमाग में गर्दिश कर रही थी। वो चुपचाप इस वक्त ड्राइविंग कर रहा था। सरवत ने भी इससे कोई बात नहीं की। अरे लगता है हमारे एरिया की लाइट गई है। सरबत की आवाज पर नमीर ने चौंक कर इसे देखा। फिर इसका ध्यान अनाया की तरफ गया। नमीर ने कार की स्पीड तेज कर दी। यकीनन वो पागल लड़की अंधेरे में डर रही होगी, क्योंकि इत्तेफाक से आज घर में कोई नौकर भी मौजूद नहीं था जो जनरेटर ऑन कर देता। हमीदा खाना बनाकर शाम में ही घर चली गई थी। आप 1 मिनट कार में ही बैठे, मैं अनाया को देखकर फिर जनरेटर ऑन करता हूँ। नमीर सरबत को कहता हुआ कार से उतरकर मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन करके अनाया को पुकारता हुआ अपने कमरे की तरफ बढ़ा। सरबत के अस्पताल जाने के बाद अनाया नमीर के रूम में आई। खाली बेड देखकर इसे दोबारा नींद आने लगी। रात को तो वैसे भी काफी देर से सोई थी और बेआराम होकर सोई थी। ऊपर से सुबह ही सुबह नमीर ने इसे जगा दिया था।
यही सोचते हुए अनाया बेड पर लेट गई और नमीर के साथ अपना रवैया सोचने लगी। इसने कभी नहीं सोचा था नमीर इससे कभी इतनी सख्ती से भी बात कर सकता है। खैर सोचा तो इसने कभी नमीर से शादी का भी नहीं था। नमीर का ये रवैया अनाया को तकलीफ दे रहा था। अभी एक दिन भी नहीं गुजरा था और इसे नमीर के साथ इसे अपनी पूरी ज़िंदगी गुज़ारनी थी। बाकी की ज़िंदगी इसकी कैसी गुज़रेगी, यही सोचते-सोचते इसकी आँख लग गई। 2 बजे के करीब हमीदा के ज़ोर-ज़ोर से इसका कंधा हिलाने पर अनाया की आँख खुली। "अनाया बीबी, कब से उठा रही हूँ जी आपको?" हमीदा अनाया के सर पर खड़ी हुई इसे बोलने लगी। हाँ, रात को ठीक तरह से सो नहीं पाई थी। अब वो इसे क्या बताती, नींद के मामले में वो शुरू से ही ऐसी थी। कॉलेज जाने के वक़्त बुआ भी इसे 4 से 5 बार उठाने आती थी। जी, जी, वो तो मैं समझ गई थी, रात को नींद पूरी नहीं हुई होगी। हमीदा दाँत निकालते हुए बोली। बेवक़्त की हँसी और बात अनाया के सर पर से गुज़र गई। काम कोई काम क्या तुम्हें? अनाया हमीदा से पूछने लगी। जी, खाना खाने के लिए बुला रही थी। बड़ी बेगम साहिबा, नमीर साहब तो रात को आएँगे। मैंने सोचा आपसे दोपहर के खाने का पूछ लूँ। आखिर को नई दुल्हन हो आप इस घर में। हमीदा ने दोबारा बोला लफ़्ज़ दुल्हन पर अनाया ने हमीदा को देखा। अब वो अपनी नींद वाली बात पर हमीदा की मायने ख़ेज़ जुमले और हँसी पर शर्मिंदा हो गई। तुम चलो मैं आती हूँ थोड़ी देर में। अनाया हमीदा को कहकर वॉशरूम चली गई। खाने से फारिग होने के बाद वो दोबारा नमीर के बेडरूम में आ गई। वार्डरोब खोलकर ड्रेसिंग रूम से अपने सूटकेस निकालकर अपना सामान एक खाली पोर्शन में सेट करने लगी। बाकी परफ्यूम, बॉडी स्प्रे और थोड़ा बहुत मेकअप का सामान ड्रेसर पर मौजूद नमीर के परफ्यूम के साथ सेट कर दिया। अब इसने अपने हुलिये पर गौर किया, इसने कल रात जो सोने के लिए ड्रेस पहना था, वो अब भी इसी ड्रेस में मौजूद थी। शायद इसी वजह से सरवत ने इसको टोका था। नमीर के लिए तैयार होने का सोचकर इसका दिल ही नहीं चाह के वो ड्रेस चेंज करे, मगर अब शायद इससे हमेशा आगे भी अपना अब मार कर चलना था, इसलिए लाइट कलर का एक ड्रेस निकाल कर वो शावर लेने चली गई। बालों में ब्रश करके लाइट सी लिपस्टिक लगा ली, ताकि सरवत नाराज़ ना हो। शाम 7 बजे हमीदा सब काम निपटा कर अनाया से इजाज़त लेकर अपने घर चली गई। थोड़ी देर शांति से मोबाइल पर बात करके बनाया ने फरमान को कॉल मिलाई। इसकी खैरियत पूछने लगी। अभी फरमान से बात करके फारिग हुई थी कि लाइट चली गई। लाइट जाने से अनाया ने परेशान होना शुरू कर दिया। बार-बार इसके दिमाग में एक ही ख़्याल आ रहा था कि वो पूरे घर में अकेली थी। मोबाइल की लाइट से इसकी ढारस नहीं हो रही थी। बदकिस्मती से मोबाइल की बैटरी लो हुई और मोबाइल भी ऑफ हो गया। अब वो ज़ोर-शोर से दुआ कर रही थी कि कोई आ जाए, मगर आजकल इसकी दुआएँ अर्श पर नहीं पहुँच रही थीं। खौफ के बाद इसे रोना आने लगा। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? अनाया रोते हुए शिकवा करने लगी। तुम्हें आइंदा बारिश से किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी से डर लगे तो मेरे सीने पर अपना सर रख लेना। यकीनन मेरी पनाहों में तुम खुद को महफूज़ तसव्वुर करोगी। अनाया के कानों में निहाल की आवाज़ गूंजी। कहाँ चले गए निहाल मुझे छोड़कर? मुझे डर लग रहा है। आप प्लीज़ आ जाएँ। अनाया रोती हुई कहने लगी। अनाया। चंद मिनट बाद अनाया के कानों ने अपने नाम की पुकार सुनी। निहाल। अनाया के लब पुड़पुड़ाए। वो बेड से उतरकर दीवानावार टॉर्च हाथ में पकड़े नमीर के सीने से जा लगी। कहाँ चले गए थे आप? आपको मालूम है ना अंधेरे से डर लगता है मुझे। और नमीर के सीने से लगी सख्ती से नमीर की शर्ट को मुट्ठियों में दबोचे रोती हुई चीख कर बोली। नमीर को अंदाजा हो गया वो बुरी तरह डरी हुई थी। इसने अनाया को खुद से अलग करने की बजाय इसके गिर्द अपने हाथों को बांधकर अनाया को मुकम्मल अपने हिसार में लेते हुए बोला, आई एम सॉरी मुझे देर हो गई, लेकिन मैं आ गया हूँ ना अनाया। प्रॉमिस अब तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा, ना खुद से दूर करूंगा। हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। बस अब रोना बंद करो। कल रात से सुबह तक की तलखी अनाया के रोने से कहाँ गायब हो गई थी, नमीर को खुद भी अंदाजा नहीं हुआ। नौफल की बातों का असर था या फिर कायम होने वाले रिश्ते की कशिश। वो काफी जल्दी नमीर के दिल में नरम गोशा बनाने में कामयाब हुई थी। मुझे कभी तन्हा ना छोड़िएगा निहाल, प्रॉमिस करें, आप हमेशा ही मेरे साथ रहेंगे। अनाया नमीर के सीने में मुँह छुपाए आँखें बंद किए हुए बोली, जैसे वो इसके आसार में खुद को महफूज़ तस्वुर कर रही हो। अनाया के मुँह से निहाल का नाम सुनकर नमीर ने एक झटके से इसे खुद से अलग किया। वैसे ही लाइट आ गई और कमरा रोशनी में नहा गया। अनाया ने अपने सामने नमीर को खड़ा पाया, जो गुस्से में घूरता हुआ ऐसे देख रहा था। अनाया के मुँह से निहाल का नाम सुनकर नमीर ने एक झटके से इसे खुद से अलग किया।
اس سے پہلے وہ اپنے جملے پر پچھتاتی نمیر نے آگر بڑھ کر اس کو دونوں شانوں سے پکڑا۔ میں نہال نہیں ہوں، نمیر ہوں، نمیر تمہارا شوہر جس سے تمہاری شادی ہوئی ہے۔ اگلی بار میرے سامنے اپنے حواس بحال رکھنا، ورنہ مجھے 2 سیکنڈ نہیں لگیں گے تمہارے حواس ٹھکانے لگانے میں۔ نمیر کی انگلیاں اسے اپنے کندھوں میں گڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ عنایا سے کچھ نہیں بولا گیا، بس وہ سانس روکے نمیر کے خطرناک تیور دیکھنے لگی جو اس کو خون خوار نظروں سے گھور رہا تھا۔ نمیر ایک جھٹکے سے اس کو چھوڑ کر کمرے سے باہر چلا گیا اور تب عنایا نے اپنا رکا ہوا سانس بحال کیا۔ نمیر کو اس وقت عنایا پر اتنا غصہ تھا کہ وہ اگر گھر سے باہر نہیں نکلتا تو شاید اپنے ہاتھوں سے عنایا کا گلا ہی دبا دیتا۔ اس وقت وہ اس کے نکاح میں تھی، اس کی باہوں میں خود کو چھپائے وہ کیسے اس کے بھائی کا نام لے سکتی ہے؟ وہ اسے نہال سمجھ کر اس کی طرف بڑھی تھی۔ نمیر کو یہ سوچ مزید کھلانے لگی، بھلا اتنا بھی کوئی حواس باختہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کم عمر تھی مگر کم عقل نہیں، اور اگر کم عقل تھی تو اب نمیر اس کی عقل اچھی طرح ٹھکانے لگانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ 2 گھنٹے سے مسلسل گاڑی کو لیے سڑکوں پر آوارہ گردی کرنے کے بعد اب اس نے گاڑی کا رخ دوبارہ گھر کی طرف کیا۔ جس وقت وہ گھر پہنچا تقریباً رات کا 1 بج رہا تھا۔ عنایا کا صوفے پر سوتا ہوا دیکھ کر نمیر کو مزید پتنگے لگے۔ وہ اس کا آرام اور سکون برباد کر کے کتنے مزے سے سو رہی تھی۔ بیڈ روم کی لائٹ آن تھی، یقیناً اس نے اپنے ڈر کی وجہ سے آن رکھی تھی۔ نمیر نے اپنے کپڑے لینے کے لیے وارڈروب کھولی تو اس پورشن میں ترتیب سے سب عنایا کے کپڑے رکھے تھے۔ اس نے مڑ کر ایک نظر سوتی ہوئی عنایا پر دوبارہ ڈالی اور وارڈروب کا دوسرا ڈرار کھول کر اپنا آرام دہ سوٹ نکالا۔ جب وہ ڈریسنگ روم میں جانے لگا تو سامنے ڈریسر پر بھی اس کے پرفیومز شیونگ کٹ کے ساتھ عنایا کی چیزوں کا اضافہ تھا، اور سب سے بڑا اضافہ تو اس کی زندگی میں ہوا تھا جو اس وقت اس کے کمرے کے صوفے پر اپنے ہوش و حواس سے غافل تھا۔ نمیر اپنے کمرے میں اور اپنی زندگی میں اچانک اس اضافے پر اگر خوش نہیں تھا تو ناخوش بھی نہیں تھا۔ وہ ناخوش کیوں نہیں تھا؟ صوفے کے پاس رک کر عنایا کو دیکھتا ہوا سوچنے لگا، کیا ہر مرد کی طرح اسے بھی ایک خوبصورت بیوی چاہیے تھی؟ وہ عنایا کے خوبصورت چہرے پر اپنی نظریں ٹکائے سوچنے لگا۔ وہ صرف خوبصورت تو نہیں تھی بلکہ معصومیت بھی اس کے چہرے کا خلاصہ کرتی تھی۔ وہ غور سے اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو دیکھ کر سوچنے لگا۔ دل میں اچانک خواہش جاگی کو اس کے چہرے کے نقوش کو چھو کر دیکھے، مگر اس کے جاگ جانے کے ڈر سے نمیر نے اپنا ارادہ ترک کر دیا۔ نمیر اس کو دیکھ کر اس کی نیچر کے بارے میں سوچنے لگا۔ وہ بالکل شیشے کی مانند تھی، بالکل شفاف، اندر سے باہر سے ایک جیسی، ہر طرح کی بناوٹ سے پاک۔ ہاں، اسے یہ معلوم تھا وہ ایک ڈرپوک ڈبو سی لڑکی ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں اور باتوں سے ڈر جانے والی۔ تھوڑی دیر پہلے جب وہ خوف سے نمیر کے گلے لگی تھی تب نمیر کا دل بہت زور سے دھڑکا تھا۔ اس کے دل کو اچانک کچھ ہوا جیسے کوئی احساس جگا ہو۔ نمیر کا دل چاہا وہ اسے اپنی باہوں میں چھپا کر اس کا سارا ڈر نکال دے، مگر پھر کیا ہوا؟ یہ سوچ کر نمیر کا موڈ خراب ہونے لگا۔ وہ سخت قسم کی گھوری عنایا پر ڈال کر اپنے کپڑے لے کر ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ ٹراؤزر اور ٹی شرٹ میں ملبوس جب وہ ڈریسنگ روم سے باہر نکلا تو عنایا کو اسی اینگل میں سوتا پایا۔ نمیر نے اس کو سوتا ہوا دیکھ کر جگانے کا ارادہ ترک کیا، مگر جیسے ہی اس کو خیال آیا تھوڑی دیر پہلے وہ اس کی باہوں میں اسے نہال سمجھ بیٹھی تھی۔ اگر میرے بیڈ روم میں رہنا ہے تو پھر میرا ہی بن کر رہنا ہوگا۔ جب شوہر میں ہوں تمہارا اور تم میرے نکاح میں ہو تو اصولاً تمہارے حواسوں پر مجھے ہی سوار رہنا چاہیے۔ آج کے بعد ایسا ہی ہوگا۔ نمیر نرمی سے اس کے ملائم گال کو چھو کر دل ہی دل میں اس سے مخاطب ہوا، عنایا۔ نمیر اس کے سر پر کھڑا ہو کر اسے پکارنے لگا، مگر جب وہ 2 سے 3 بار پکارنے پر بھی نہیں اٹھی تو نمیر اپنے منہ اس کے کان کی طرف لا کر زور سے اس کا نام پکارا، جس سے عنایا ایک دم ہڑبڑا کر اٹھ گئی اور اب وہ نیند میں ڈوبی آنکھوں سے نمیر کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ سونے کا تم نے کیا کوئی ریکارڈ قائم کرنا ہے؟ میری شکل کیا دیکھ رہی ہو؟ اٹھو، کچن میں چلو اور مجھے کھانا دو۔ عنایا کو اپنی طرف گھورتا ہوا دیکھ کر نمیر سنجیدگی سے بولا، آپ اس وقت کھانا کھائیں گے؟ عنایا نے گھڑی میں ٹائم دیکھا جو کہ رات کے 2 بجا رہی تھی، اور اس وقت عنایا کا نیند سے برا حال ہو رہا تھا۔ کیوں؟ تم کیا چاہتی ہو کہ میں بھوکا ہی مر جاؤں؟ تم جیسی بیوی تو کسی دشمن کو بھی نہیں ملنی چاہیے جسے اپنے شوہر کا احساس ہی نہ ہو۔ نمیر اسے مزید شرمندہ کرتا ہوا کہنے لگا۔ عنایا صوفے سے اٹھ کر اپنا دوپٹہ ٹھیک کرنے لگی۔ میں نے صرف آپ سے اتنا پوچھا ہے کہ آپ اس وقت کھانا کھائیں گے کیونکہ رات کافی ہو گئی ہے، کھانا دینے سے انکار تو نہیں کر رہی میں۔ عنایا اس کو دیکھتی ہوئی افسوس سے بولی،
तुम ज़रा इनकार करके तो देखो, फिर देखो क्या करता हूँ तुम्हारे साथ। नमीर इसके करीब आकर बोला तो अनाया को हैरत हुई। इसे समझ में नहीं आया आखिर किस बात को लेकर वो इससे लड़ने के मूड में है। अनाया इसकी बात का कोई जवाब दिए बिना किचन में चली आई और फ्रिज से चावल निकालने लगी। आज हमीदा ने इसके कहने पर ही यखनी पुलाव बनाया था। चावल नहीं खाऊंगा मैं इस वक्त। अपने अकब से अनाया का नमीर की आवाज़ सुनाई दी। अनाया ने बगैर कुछ बोले दोपहर का रखा हुआ कौरमा निकाला। नमीर वही चेयर पर बैठकर इसकी एक एक हरकत नोट करने लगा और माइक्रोवेव ओवन में कौरमा गर्म करने के बाद वो चंगेर से रोटी निकाल कर गर्म करने लगी। दोपहर की रोटी नहीं, ताज़ा रोटी बनाओ मेरे लिए। अब वो अनाया पर एक और हुक्म सादर कर चुका था। अनाया ने गुलाबी आंखों से जो नींद की वजह से बोझल हो रही थी, एक नज़र नमीर को देखा और वो इसी को देख रहा था। अनैन ने बगैर कुछ कहे फ्रिज से आटा निकाला और रोटी के 2 पेड़े बनाए। चिड़िया जितनी खुराक नहीं है मेरी, मर्द हूँ मैं, और जितना तुम्हारे हाथ की रोटी का साइज़ है, बंदा आराम से 4 रोटियाँ खा जाए। वो उठ के अनाया के पास आया, थोड़ा-सा आटा निकाल कर अनाया को थमाया। अनाया ने इसका भी पेड़ा बनाया और 10 मिनट के अंदर 3 रोटियाँ बनाकर कौरमा प्लेट में निकालकर रोटियों को चंगेर में रखकर नमीर के सामने रख दी। वो कमरे में सोने के लिए जाने लगी। कहाँ जा रही हो? ये दोबारा गर्म करो, रोटियाँ बनाने के चक्कर में ठंडा हो गया। नमीर के कहने पर अनाया ने नमीर को देखा, ज़ब्त करती हुई कौरमा दोबारा गर्म करने लगी। जल्दी से खा लें कहीं रोटियां ठंडी ना हो जाए। प्लेट दोबारा नमीर के सामने रखकर अनाया आहिस्ता से बोली, जबान कम चलाओ, पानी का जग और गिलास रखो टेबल पर। नमीर इसके तपे हुए चेहरे को देखकर एक बार फिर बोला। अनायत का शिद्दत से दिल चाहा कि वो गिलास टेबल पर रखने की बजाय इसके सर पर दे मारे, क्योंकि वो नोट कर रही थी वो काफी देर से इसे बिला वजह जिच कर रहा था। इससे पहले वो अनाया को कभी इतना बुरा नहीं लगा। टेबल पर पानी से भरा जग और गिलास रखकर वो किचन से निकल गई। अनाया अपने नाम की सदा पर दोबारा पैर पटकती हुई किचन में आई। आखिर हो क्या गया है आपको? अब अनाया की आंखों में नींद कम और हैरत ज्यादा थी। आखिर वो क्यों इसके साथ ऐसा कर रहा था? तुमने खाना खाया था? नमीर संजीदा तासुरात से इसको देखकर पूछने लगा। जी, आंटी के साथ खा लिया था। आधा खाना ठूंसने के बाद इसे अनाया का ख्याल आया था। अनाया तपती हुई सोचने लगी और जाने के लिए वापस मुड़ी तो दोबारा नमीर ने इसको पुकारा। मैं तुम्हारी फिक्र करके खाना खाने का नहीं पूछ रहा, इसलिए पूछ रहा हूँ तुमने ये कौरमा टेस्ट नहीं किया, इसमें नमक कम है। चलो नमक उठाकर दो मुझे। नमीर के बोलने पर अनाया सदमे से इसे देखने लगी। पहली बात तो ये कि कौरमे में नमक बिल्कुल मुनासिब मिकदार में मौजूद था। दूसरा ये कि नमकदानी खाने की टेबल पर ही मौजूद थी। मगर वो हाथ बढ़ाकर नमकदानी लेने की बजाय इस काम के लिए भी अनाया को आवाज़ दे रहा था। अनाया इसके हाथ में नमकदानी पकड़ाकर वहीं कुर्सी खींचकर बैठ गई। गुड, ये पहला तुमने अच्छा काम किया है। जब तक शोहर खाने से फारिग नहीं हो जाए, बीवी को इसी तरह इसके सामने बैठना चाहिए। नमीर अनाया को बोलता हुआ मज़े से खाना खाने लगा। काश शोहर भी ऐसा हो जो अपनी बीवी की नींद का एहसास कर ले। ना चाहते हुए भी अनाया के मुंह से शिकवा निकला। तो अभी बेडरूम में जाकर तुम्हें सोना ही है? कौन सा मैं तुम्हें रात भर जगाने का प्लान बनाने लगा हूँ? अनाया का शिकवा सुनकर नमीर बोला और चुप करके अपना खाना खाने लगा। जबकि अनाया इसकी बात सुनकर इसके जुमले पर गौर करके खामोशी से बैठी बर्तनों को घूरने लगी। अलार्म की आवाज़ पर नमीर की आँख खुली, वो उठकर अनाया के पास आया। इसे मालूम था वो सिर्फ आवाज़ देने पर हरगिज़ नहीं उठेगी, इसलिए नमीर इसके नाम की पकड़ के साथ इसका कंधा ज़ोर-ज़ोर से हिलाने लगा, मगर वो अपने कंधे से नमीर के हाथ झटक कर दोबारा सो गई, तो नमीर इसको घूरने लगा। अनाया, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तुम उठ रही हो या नहीं? नमीर इसके सर पर खड़ा इसे पूछने लगा, मगर जवाब न आने पर नमीर ने इसकी कमर में हाथ डालकर मजबूती से इसको गोद में उठा लिया। ये क्या हो गया है आपको? क्या कर रहे हैं? नीचे उतारें मुझे। अनाया ने अपना वजूद हवा में महसूस किया। आहिस्ता इसने आंखें खोली तो खुद को नमीर की गोद में पाया। वो खुद को ख्वास बाख्ता होकर एकदम बुखला कर बोली। नमीर ने इसके बुखलाए हुए चेहरे पर नजर डाली, इस पर तरस खाए बगैर नीचे उतारने की बजाय फर्श पर फेंक दिया। हद होती है, कोई लड़की आखिर इतना बेखबर कैसे सो सकती है, वो भी इतना सारा? तुम्हारे लिए तो कोई ताबूत मंगवाना चाहिए, सर से पांव तक पट्टियां बांधकर तुम्हें इसमें डाल देना चाहिए ताकि तुम सदियों तक आराम से सोती रहो।
अब ज़्यादा मुझे घूरने की ज़रूरत नहीं है, कपड़े निकालो मेरे और नाश्ता बनाकर खुद भी कॉलेज के लिए तैयार हो जा। नमीर इसको बात सुनाता हुआ वॉशरूम चला गया। अनाया को रोना आने लगा। भला इस तरह कोई कौन नींद से जगाता है? कल रात को इसको सोते-सोते 4 बज गए थे और अभी 7:30 बज रहे थे। जब तक वो 8 घंटे की नींद ना ले, इसका दिमाग सारा दिन सुन रहता था। वो फर्श से उठकर वार्डरोब खोलकर जो सामने ड्रेसिंग नज़र आई, बेड पर पटक कर बेडरूम से बाहर निकल गई। नमीर ने कल रात को ही इसे बता दिया था कि वो नाश्ते में पराठा खाएगा, जबकि हमीदा के मुताबिक वो ज़्यादातर सुबह फ्रेश जूस लेता था और नाश्ता ऑफिस में करता था। और पराठा तो वो कभी छुट्टी वाले दिन मूड होने पर बनवाता था। अभी तक हमीदा नहीं आई थी। अनाया सुस्ती से हाथ चलाती हुई पराठा बनाने लगी। अनाया, नमीर की चिंगारती हुई आवाज़ अनाया के कानों में पहुंची। पराठा छोड़कर बेडरूम में आई, मगर नमीर को देखकर बेसाख्ता इसने अपने हाथों से चेहरा छुपा लिया, क्योंकि वो बगैर शर्ट के ट्राउजर में खड़ा था और इसके गले में टॉवल डला था। यकीनन वो भी शावर लेकर निकला था। ये क्या ड्रेसिंग निकाली है तुमने? क्या जोकर समझ रखा है? नमीर इसका शर्माना नजरअंदाज करके बेड पर पड़ी ब्राउन पैंट के साथ लाइट पिंक शर्ट की तरफ इशारा करते हुए कहने लगा। अनाया अपने चेहरे से हाथ हटाकर बेड पर देखने लगी। मुझे क्या मालूम आपको किस तरह की ड्रेसिंग पसंद है, और लड़कों की ड्रेसिंग का मुझे क्या अंदाजा? अनाया नमीर की तरफ देखने से मुकम्मल गुरेज करती हुई बोली। नमीर इसके गुरेज को देख कर इसके पास आया। तो आज से मेरी पसंद और नापसंद के बारे में अच्छी तरह जान लो। ड्रेसिंग चाहे लड़के की हो या लड़की की, ड्रेसिंग का सेंस हर इंसान में होना चाहिए। चलो मेरे सामने दूसरी ड्रेस पैंट सेलेक्ट करो इसी शर्ट के साथ। नमीर अनाया का बाजू पकड़कर वार्डरोब खोलकर इसे वार्डरोब के सामने खड़ा करता हुआ कहने लगा और खुद इसकी पुश्त पर खड़ा हो गया। अभी पराठा बनाने का मरहला तय नहीं हुआ था। वो सुबह इस पर दूसरा काम मुसल्लत कर चुका था। अनाया का ध्यान सामने हैंग हुई पैंट्स पर जब जाता, जब वो अपने पीछे इतने नज़दीक खड़े नमीर का सीना अपनी कमर से टच होता महसूस न कर दे। नमीर की कुर्बत से वो नर्वस होने लगी और सामने तरतीब से हैंग हुई पैंट को कंफ्यूज होकर देखने लगी। तभी नमीर ने इसे दोनों कंधों से पकड़कर थामा। मैंने तुम्हें पैंट चूज करने का कहा है, यहाँ पर खड़े खड़े सोने को नहीं कहा। नमीर झुककर अपने होंठ इसके कान के करीब लाकर सरगोशी करता हुआ बोला। अनाया को इसकी कुर्बत से पसीने आने लगे। प्लीज आप पहले पीछे हटिए, अनाया घबराती हुई बोली। जल्दी से पैंट चूज करो, नाश्ता भी करना है मुझे। अब की बार नमीर की आवाज में सख्ती के साथ साथ अनाया को अपने कंधों पर इसके हाथ का दबाव भी महसूस हुआ। अनाया ने कांपते हाथों से एक हैंगर थामा जिसमें नेवी ब्लू पैंट हैंग थी। नमीर ने इसके कंधे से अपना हाथ हटाए बिना अनाया के बाजू पर अपना हाथ फेरता वह हैंगर तक ले गया। अनाया ने हैंगर वही छोड़ दिया। अब वो अनाया का नरम और गुदार हाथ अपने मजबूत हाथ में पकड़कर दूसरे हैंगर पर रख चुका था, जिसमें ग्रे पैंट हैंग थी। तुम्हारा चूज किया हुआ कॉम्बिनेशन भी अच्छा है, लेकिन अगर गौर करो तो ये कॉम्बिनेशन भी बुरा नहीं, बिल्कुल हमारे कॉम्बिनेशन की तरह। बात करते हुए नमीर के होंठ अनाया के बालों को छूने लगे। अनाया की पुश्त नमीर के सीने से जुड़ी हुई थी। अनाया पागल हो जाती है अगर वो मुड़कर नमीर को पीछे धकेलकर कमरे से बाहर नहीं निकलती तो। किचन में आकर वो जल्दी जल्दी हाथ चलाकर पराठा बनाने लगी। जब तक नमीर टेबल पर आया, अनाया इसके लिए नाश्ता बना चुकी थी। नमीर, ये बहुत गलत बात है, घर में आए इसे 2 दिन नहीं हुए और तुमने इसे काम पर लगा दिया। गलत बात कौन सी मामा? 2 दिन बाद भी इसे मेरे सारे काम करने हैं। अगर 2 दिन पहले कर लेगी तो इसमें क्या बुराई है? वैसे भी अब हम दोनों को एक साथ जिंदगी गुजारनी है, तो फिर ये बिला वजह की फॉर्मेलिटीज क्यों? अब शादी हुई है, ये सब तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। अनाया ने नमीर को देखा तो नमीर इसको देखकर बोल रहा था। खुद न जाने वो इसे क्या जताना चाह रहा था। अनाया को तो इससे खौफ ही आने लगा। अनाया ने एक नज़र सरबत को देखा तो वो नाश्ता करने में मसरूफ थी। अनाया चुप करके रूम में जाने लगी। बेटा नाश्ता तो करो ना, कहाँ जा रही हो? सरबत ने अनाया को कुर्सी से उठते देखा तो वो एकदम बोली। आंटी, कॉलेज के लिए तैयार होना है, लेट हो जाऊंगी, कैंटीन से ही कुछ खा लूंगी। अनाया सरबत को जवाब देने लगी। वापस बैठो और नाश्ता करो, इसके बाद कॉलेज के लिए तैयार होना। अब की बार नमीर बोला। नाचार से नाश्ता के लिए बैठना पड़ा। नमीर चाय के घूंट भरता हुआ सरबत से बातों के दौरान अनाया को थोड़ी थोड़ी देर बाद नजर उठाकर देखता। वो कॉर्नफ्लेक्स के प्याले में सर झुकाए छोटे छोटे चमचे मुंह में डाल रही थी। जब नमीर अनाया को कॉलेज छोड़ने गया, वो तब भी ऐसे ही सर झुकाए बैठी थी। नमीर को अंदाजा था वो इतनी जल्दी इस रिश्ते को कबूल नहीं कर पाएगी, मगर इन दोनों की शादी भी एक हकीकत थी और इसी हकीकत को आज नहीं तो कल इसे कबूल करना ही था। वैसे भी नमीर की मर्दानगी ये गवारा नहीं कर रही थी कि अनाया इसके निकाह में होकर इसके भाई की सोच अपने दिल में लाए।
नमीर इसे अपने और इसके रिश्ते का एहसास इसलिए भी दिलाना चाहता था। ये बताओ नमीर भाई का रवैया तुमसे ठीक रहा? शानज़ और अनाया दोनों कॉलेज पहुंची तो शानज़ फिक्रमंदी से इससे पूछने लगी, क्योंकि कल इन दोनों ने मोबाइल पर सरसरी बात की थी, वो भी सिर्फ पढ़ाई से मुतल्लिक। रवैया क्या ठीक होना है, वो तो मेरी नींदों के दुश्मन बन चुके हैं। अनाया अनाया ने अफसोस करते हुए कहा, वाकई चलो ये तो अच्छी न्यूज़ है। शानदार शरारती अंदाज में मायनी खेदी से अनाया को देखकर बोली, उफ तुम भी ना, बात तो कहाँ ले गई, मेरा वो मतलब नहीं था। नमीर भाई तो अब पहले जैसे लगते ही नहीं है, वो तो दूसरी मामी बन चुके हैं, बल्कि इनसे भी कहीं ज्यादा सख्त। अब तो मुझे इनसे डर लगने लगा है शानदे। अनाया ने परेशान होकर शानदे को बताया, मगर शानदे ने नमीर को भाई कहने पर अपना ही सर पीट लिया। अनाया ये तुम्हारा क्या होगा, तुम अपने शोर को भाई बोल रही हो यार। यकीनन इसी तरह की कोई दूसरी उल्टी सीधी हरकत तुमने इसके सामने भी की होगी, इसीलिए नमीर भाई ने सख्ती वाला रवैया अपनाया होगा। हैरत की बात तो यह है वो नौफल के दोस्त होकर भी माकूल इंसान लगे मुझे। तुमने अभी बेवकूफ़ियों वाले काम प्लीज प्लस घबराना और डरना छोड़ दो, और सबसे बड़ी बात अपने और नवीर भाई के रिश्ते को समझो। शानदेश को समझाने लगी। वो दोनों बातें करते करते क्लास में जा रही थी। भाई तो वैसे ही मुंह से निकल गया, बचपन से भाई ही बोला है, आदत एक दिन में तो खत्म नहीं होगी ना। ये भी तो तुमने खूब कही कि रिश्ते को समझो, बहुत आसान है ना तुम्हारी नज़र में सब कुछ। अनाया शानदे को देखते हुए कहने लगी, ये सब बिल्कुल आसान नहीं है अनाया, मैं समझ सकती हूँ इस वक्त तुम्हारी सिचुएशन, मगर ये सब कोई दूसरा आकर भी ठीक नहीं करेगा, इसे तुम्हें ही ठीक करना है। अब तुम प्रैक्टिकल लाइफ में आ गई हो, इस तरह परेशान होने की बजाय हालात को फेस करके इसके हिसाब से चलना सीखो। शांति दोबारा इसको समझाने लगी, तुम्हारी बात ठीक है, मगर मैं अभी स्टडीज के अलावा किसी और दूसरी चीज़ के बारे में सोचना नहीं चाहती। एक तो हमारे एग्जाम भी बिल्कुल हमारे सर पे खड़े हैं। वैसे तुम बताओ, नौफल भाई से तुम्हारी बात हुई, तुमने इनके बारे में क्या सोचा है? अनाया ने अपनी उलझनों से निकलते हुए शांति से इसके बारे में पूछने लगी, जिस पर शांति इसको देखकर मुस्कुराने लगी। मैं इस वक्त तुम्हें तो अम्मा बनकर समझा रही होती हो मैं इस वक्त तुम्हें तो अम्मा बनकर समझा रही होती हो, मगर हकीकत यह है कि मैं खुद अपने मामले में बेहद कंफ्यूज हूँ। एक तरफ तो नौफल का अंदाज, इसका रवैया देखकर दिल इसकी तरफ माइल होता है, मगर दूसरे ही पल ये सोचती हूँ कि क्या किसी मर्द पर एतबार करना ठीक रहेगा। मुझे एतबार के टूटने से बहुत डर लगता है अनाया, वो भी तो एक मर्द है ना। वो दोनों बातें करते करते क्लासरूम के अंदर पहुंच गए। शानदे, जो तुम्हारी आपी के साथ हुआ वो बहुत बुरा हुआ, मगर हर मर्द तो एक जैसा नहीं होता ना। अब यहाँ पर तुम्हें भी प्रैक्टिकल होकर सोचने की ज़रूरत है। तुम भला अकेले अपनी सारी ज़िंदगी कैसे गुजार सकती हो? ये माशरा इस का ये हमारा माशरा इस काबिल है, यहाँ औरत का मर्द के सहारे के बगैर सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है, चाहे वो सहारा बाप का हो, भाई का हो, बेटे या फिर शोहर का। औरत कितनी ही एनवायरनमेंट औरत भले कितनी एजुकेटेड क्यों ना हो, मगर इसे अकेले ज़िंदगी गुजारने में कई तरह की मुश्किलात पेश आती हैं। शानदे अनाया की बातें गौर से सुनने लगी, मगर थोड़ी देर बाद क्लास स्टार्ट होने पर वो दोनों चुप हो गई। ये पुलिस वाले, इनका तो कोई दीन ईमान कुछ नहीं होता, समझो ये तो पैसों के आगे अपना ईमान भी भेज दें। शानदे और अनाया कॉलेज की कैंटीन में मौजूद थे, तब पीछे वाली टेबल से एक लड़की की आवाज़ आई, जिस पर शानदे ने गर्दन मोड़कर देखा। वो लड़की अपनी 3 दोस्तों के साथ बैठी हुई पुलिस पर तबसरे कर रही थी। शानदार दोबारा अपने सामने रखी प्लेट में से समोसा खाने लगी। अनाया भी अपनी जमाई रोके इसका साथ दे रही थी। क्यों, एक माह पहले ही तो तुम्हारे कजन को किसी ईमानदार पुलिस वाले ने पकड़ा था और लॉकअप करके इस पर केस भी तो चलाया था। इसी लड़की की एक सहेली बोली, ईमानदार कहाँ से आ गया, एसपी नौफल, इसने मेरे कज़न को अरेस्ट ज़रूर किया था और इस पर केस भी चलाया, मगर बाद में इसी ने पैसे लेकर मामला रफा दफा कर दिया। अब मेरा कज़न आज़ाद है। वही लड़की दोबारा बोली। अनाया तो सुनकर जहन के साथ
अनाया तो सुन ज़हन के साथ बैठी हुई थी, मगर नौफल के नाम पर शांति का दिमाग इन लड़कियों की गुफ्तगू की तरफ माइल हो गया। मगर ये ज़्यादती नहीं हुई इस लड़की के साथ? तुम्हारा कज़न ने तो, मेरा मतलब है, सुनने में तो आया था काफ़ी बुरा किया। एक और लड़की बोली तो शांति का माथा ठनका। इसे वो आदमी याद आया जो पुलिस स्टेशन में शांति को मिला था और शांति से अपनी बेटी का जिक्र किया था। इस बात को भी मुश्किल से 1 माह हुआ था। क्या तुम्हारे कज़न ने नायाब नाम की लड़की के साथ ज़्यादती की थी? शांति एकदम उठकर इस लड़की की टेबल पर गई और इस लड़की से सवाल करने लगी, जो ज़ोरों शोर से पुलिस की बुराइयां कर रही थी। ज्यादती थोड़ी की थी, इस लड़की ने तो इल्ज़ाम लगाया था मेरे कज़न पर, जिसकी सूरत मेरे कज़न को गिरफ्तार किया गया था। वैसे तुम कौन हो इस लड़की की? वो लड़की शांति के सवाल पर पहले घबराई, इसके बाद अपना एतमाद बहाल करती हुई पूछने लगी, मेरा इस लड़की से सिर्फ हमदर्दी का रिश्ता है, मगर तुम्हारे कज़न ने इस लड़की के साथ ज्यादती की थी। अगर पैसे लेकर किसी पुलिस वाले ने इसे छोड़ दिया है तो इसने भी अपने फराइज से गद्दारी की, वरना तुम्हारे कज़न को इस जैसे मर्दों को बीच चौराहे पर ले जाकर कोड़े मारने चाहिए। शांति एकदम जज्बाती होकर बोली, शांति ये क्या हो गया है तुम्हें? यहाँ आकर बैठो। अनाया तो अचानक शांति के लिए रिएक्शन पर बुखला गई, एकदम कुर्सी से उठकर इसका हाथ पकड़कर अपनी टेबल पर ले आई। क्यों किसी के पराए फड्डे में अपनी टांग अड़ा रही हो? चलो, सर मुजाहिद की क्लास का टाइम होने वाला है। अनाया ने इसके मूड को देखकर इसे वहां से ले जाना चाहा। सर मुजाहिद की क्लास तुम अटेंड करो, मुझे एक जरूरी काम है, वहीं से सीधा घर जाऊंगी, कल मिलते हैं। शांति अपने कंधे पर बैग लटकाए दूसरे हाथ में फाइल उठाती हुई कैंटीन से जाने लगी। अनाया ने 2 मरतबा इसे पीछे से आवाज दी, मगर इसे अब नौफल से मिलना था। जी सर, यूँ समझे आपका काम हो गया, आप बिल्कुल बेफ़िक्र रहें। नौफल जो अपने मोबाइल पर किसी से गुफ्तगू में मसरूफ़ था, आज वो यूनिफ़ॉर्म की बजाय सिविल ड्रेस में पुलिस स्टेशन आया था। सामने से शांति को कॉलेज यूनिफ़ॉर्म में आता देखकर इसने जल्दी से बात मुकम्मल की। खैरियत, तुम यहाँ पर क्यों आई हो? नौफल ने हैरत का इज़हार करते हुए शांति से पूछा। ज़रूरी बात करनी है मुझे तुमसे, शांति इसके टेबल के सामने खड़ी संजीदगी से बोली। यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी? मैं आ जाता शाम में। चलो, इस वक्त मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ और मुझे एक ज़रूरी काम से किसी से मिलना है, कल फुर्सत में बात करते हैं। नौफल आसपास नजर दौड़ाता हुआ अपना मोबाइल और गाड़ी की चाबी उठाता हुआ बोला। इसे यूं शांति का पुलिस स्टेशन आना अच्छा नहीं लगा, ना वो इस वक्त इसे टाइम दे सकता था, इसलिए कुर्सी से उठकर खड़ा हुआ। मुझे तुम्हारे साथ घर नहीं जाना, ना ही अभी तुम कहीं जा रहे हो, बल्कि तुम्हें मेरे सवालात का जवाब दोगे और बिल्कुल सच बोलोगे। शांति बिगड़े हुए मूड के साथ बोली, ठीक है, मैं तुम्हें घर नहीं छोड़ रहा, मगर हम कहीं और बात कर लेते हैं, यहाँ नहीं, कार में आके बैठो। नौफल इसका मूड देखकर बहस किए बिना नॉर्मल अंदाज में बोला और पुलिस स्टेशन से बाहर निकल गया। शांति को भी इसके पीछे आना पड़ा। नौफल और शांति इस वक्त रेस्टोरेंट में मौजूद थे, मगर नौफल ने यहाँ केबिन बुक करवाया था ताकि शांति को कॉलेज यूनिफॉर्म की वजह से आधी आवाम घूर घूर कर न देखे। कार में भी शांति बिल्कुल सीरियस बैठी थी। नौफल ने भी इस ज्वालामुखी को छेड़ने की कोशिश नहीं की। अब बोलो कि इस बात को लेकर इतनी खामोश हो? नौफल ने वेटर को ऑर्डर देने के बाद शांति का हाथ थामकर इसे अपनी नरम निगाहों के हिसार में लेते हुए पूछा, तुम अपनी जॉब से कितने सीनियर सिंसियर हो? शांति इसके हाथ से अपना हाथ छुड़ाती हुई पूछने लगी, एक पुलिस वाले को जितना सिंसियर होना चाहिए, इससे थोड़ा ज्यादा। मगर तुमसे तो मैं 100% मुखलिस हूँ, तुम चाहो तो इसका सबूत मैं अभी तुमसे निकाह करके दे सकता हूँ। क्या रहता है फिर, यहाँ से लंच करके सीधे कोर्ट चले? नौफल इसकी बात का मजाक का रंग देता हुआ बोला। तुमने नायाब के मुजरिम को क्यों छोड़ा नौफल? शांति इसकी मुस्कुराहट और मजाक को नजरअंदाज करती हुई पूछने लगी, जिस पर नौफल की मुस्कुराहट थमी। देखो शांता, ये सब मेरी जॉब से रिलेटेड मामलात हैं, इनको हमारे बीच में ना अभी ना बाद में कभी मौजूद बहस होना चाहिए। तुम बताओ तुम्हारे एग्जाम कब से स्टार्ट हो रहे हैं? नौफल ने स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर इसे कुछ भी पूछने से मना किया। अब वो खुद भी संजीदगी से इसी के मतलब बात कर रहा था। शांति नौफल को देखने लगी। कितने पैसे लिए तुमने इस नायाब के मुजरिम को छोड़ने के लिए? शांति तंजिया लहजे में बोली। वैसे ही नौफल ने टेबल पर हाथ मारा। एनफ शांति, इन बातों से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, ये मेरा ऑफिशियल मैटर्स हैं जिनमें मैं किसी की मदाखलत बर्दाश्त नहीं करता और ना ही किसी से इस मौजू पर बात करना पसंद करता हूँ। नौफल के तसव्वुरात भी गुस्से वाले थे।
नौफल के तासुरात भी गुस्से वाले थे, मगर शांति इसके गुस्से में देखकर कम से कम इस मामले में तो दबने वाली नहीं थी। सही है, मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, मगर आज से तुम्हारा भी मुझसे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। शांति जैसे ही सोफे से उठी, नौफल ने इसकी कलाई पकड़ी। क्या बकवास है ये? किसी दूसरे की वजह से अपना और मेरा ताल्लुक खत्म करने की धमकी दे रही हो मुझे? वो गुस्से में इसे दोबारा सोफे पर बिठाता हुआ बोला। तुम्हें मालूम है नौफल, मुझे तुम्हारी कौन सी बात ने अपनी तरफ मतवजह किया था, या मैं तुम्हारा सोचने पर मजबूर हुई थी, तुम्हारे बारे में सोचने पर मजबूर हुई थी। सिर्फ इसी बात है कि तुमने एक ऐसी मजलूम लड़की के हक के लिए आवाज़ उठाई, इसके लिए लड़े जिससे तुम्हारा कोई लेना देना, कोई सरोकार नहीं था। ऐसे ही न जाने कितनी लड़कियां जुल्म और ज्यादती का शिकार होकर जिंदा दरगोर हो जाती हैं, मिट्टी डाल दी जाती है इन पर, कोई भी इनकी फरियाद सुनने वाला नहीं होता और ना ही इनके मुजरमों को इंजाम तक पहुंचाने वाला होता है। मुझे लगा कि तुम एक अच्छा इंसान होने के नाते इस लड़की की तकलीफ, इसके कर्ब को समझोगे, मगर जब आज मैंने किसी दूसरे के मुंह से सुना कि तुमने नायाब के मुजरमों को पैसे के बदले में छोड़ दिया, मुझे अपने ही ऊपर दुख हुआ कि मैंने तुम्हारे मुतल्लिक सोचा ही क्यों। दिल दुखाया है आज तुमने मेरा बुरी तरह। चांदे का जब्त से चेहरा सुर्ख होने लगा। बहुत मुश्किलों से इसने अपने आंसुओं को बाहर निकलने से रोका, क्योंकि नाइला के सिवा वो किसी के सामने इन्हें बाहर आने की इजाज़त नहीं देती थी। वो नहीं चाहती थी कि कोई भी इसे कमज़ोर समझे। शांता ने एक बार दोबारा उठना चाहा, नौफल ने एक बार दोबारा इसकी कलाई पकड़कर इसे बिठा दिया। होगी ना तुम्हारी बात मुकम्मल, अब मेरी बात भी सुनो। नायाब के साथ ज्यादती करने वाला लड़का है, इसका कोई आम आदमी नहीं है। अगर इस पर केस चलाया भी जाता या इसे सजा हो जाती तो इसके बाप की इतनी रिसोर्सेज हैं कि वो किसी न किसी तरह अपने बेटे को छुड़वा लेता। हाँ, मैंने पैसे लिए हैं इसके बाप से और इसका बेटा आज आज हवालात में नहीं है, लेकिन तुम अगर मेरी बात समझो तो इसमें नायाब का ही फायदा है। नौफल सांस लेने के लिए रुका तो शान से बोलना शुरू हो गई। हाँ, अब वो पैसे तुमने नायाब के बाप को दे दिए होंगे ताकि वो अपना मुंह बंद कर ले और 4 पैसे से इस गरीब आदमी का भी भला हो जाए। गरीब लड़की की इज्जत तो कोई इज्जत ही नहीं होती ना, या फिर इसकी इज्जत इतनी सस्ती होती है कि पैसों से इन लोगों का मुंह बंद कर दिया जाए। शांति को नौफल की सोच नहायत बुरी लगी। तुम अपना मुंह बंद करो तो मैं अपनी बात मुकम्मल करूँ। क्यों दूंगा वो पैसे मैंने आपके बाप को? कौन सा ऐसा पुलिस वाले तुमने देखा है जो गरीबों और मुजलमों पर पैसे लुटाए? वो मेरा पैसा है और इस वक्त मेरे अकाउंट में मौजूद है। शांति को आज नौफल की सोच पर अफसोस होने लगा। कैसे बेशर्मी के साथ वो अपने असली करतूतों का जिक्र कर रहा था। अपने हिस्से के पैसे लेने के बाद मैंने इसके बाप से एक डील की है, जिसकी वजह से इसका बेटा सलाखों से बाहर आया है, और वो डील ये है कि इस लड़के का बाप पूरी इज्जत के साथ नायाब को अपने बेटे के लिए ब्याह कर अपने घर ले जाएगा। नौफल ने शानदे को देखते हुए बताया। इस तरीकाकार से नायाब की इज्जत वापस आ जाएगी। शानदे नौफल से पूछने लगी, इस तरीकाकार से नायाब की इज्जत वापस आ जाएगी? शानदे नौफल से पूछने लगी। इज्जत का मामला ऐसा है कि जाने के बाद वापस नहीं आ सकती। अगर नायाब का मुजरम सलाखों के पीछे होता, नायाब की इज्जत तब भी वापस नहीं आ सकती थी। आज के दौर में इतना आला ज़र्फ मर्द कोई भी नहीं है जो बेदाग लड़की से शादी करे और इसे अपना नाम और इज्जत दे। इस लड़के से शादी करने से कम अज कम लोग नायाब को इज्जत से जीने देंगे। नौफल शानजे को समझाने लगा। तुम कायम कर लो ना आला ज़र्फी की मिसाल नायाब से शादी करके। शानजे ने बेसाख्ता नौफल से कहा, क्योंकि इसे नौफल की बात हजम नहीं हुई थी। ठीक है, अगर तुम अपने ऊपर सौतन बर्दाश्त करने का मादा रखती हो तो मैं ऐसा कर लेता हूँ। नौफल ने जितनी संजीदगी से कहा, शानदे से घूरने लगी। क्यों? ऐसे क्यों घूर रही हो? अब तुम्हारी आला ज़र्फी कहाँ गई? चेहरा देखो अपना, ज़रा सी सौतन वाली बात तो बर्दाश्त नहीं हो रही, पूरी सौतन बर्दाश्त करोगी? नौफल सर झटकता हुआ कहने लगा। थोड़ी देर बाद वेटर खाना ले आया तो दोनों खामोशी से खाना खाने लगे। शानदे नौफल से मुकम्मल मुतमईन ना थी, मगर बदगुमानी छट गई थी। वैसे तुम्हारी तनख्वाह कितनी है नौफल? खाने के दौरान शांति पूछने लगी, जिस पर नौफल इसे देखकर हंसा। कभी मैंने तुमसे तुम्हारी उम्र पूछी है जो मुझसे मेरी तनख्वाह पूछ रही हो? नौफल इसे गोल जवाब देता हुआ दोबारा खाने में मसरूफ हो गया। तुम तो हर बात का मुझे उल्टा ही जवाब देना बस। शांति ने प्लेट को आगे खसकाते हुए कहा। बाहर खाना वो कम ही खाती थी और नौफल के साथ इस तरह फर्स्ट टाइम बाहर खाना खाते हुए इसे थोड़ा अजीब लग रहा था, मगर अपना कॉन्फिडेंस बरकरार रखने के लिए बिना घबराए थोड़ा बहुत इसने खा ही लिया। यार सीधा जवाब ये है, मैं इतना कमा लेता हूँ कि हम दोनों के साथ साथ हमारे मुस्तकबिल में आने वाले दोनों बच्चों का गुजारा बहुत आराम से हो जाएगा। नौफल के सीधे से जवाब पर शानदे इसको घूर कर रहेगी। मैं बहुत मेहनत से कमाता हूँ, यूं खाना छोड़कर रिस्क ज़ाया मत करो। थोड़े से फ्राइड राइस और ले लो।
नौफल ने खाने से इसका हाथ रुकता हुआ देखा तो फौरन सीरियस होकर बोला, तुम्हारी मेहनत की कमाई मालूम नहीं और कितनी मेहनत की कमाइयाँ तुम्हारे अकाउंट में जमा होंगी इस वक्त। शांदे इस पर तंज कहती बोली, जिस पर नौफल बिना शर्मिंदा हुए ढीठ बनकर हंस दिया। जालिम हसीना, शादी के बाद बेशक अकेले में ऐसे ताने देकर मेरा कलेजा छलनी कर दिया करना, मगर हमारे चुन्नू और मुन्नू के सामने मेरी इज्जत रख लेना। बेशक पुलिस वाला हूँ तो बाप की मगर बाप की इज्जत तो होनी चाहिए ना। वो अभी भी खाने से इंसाफ करता हुआ बोला, अगर तुम चाहते हो कि मंचूरियन से भरा डोंगा मैं तुम्हारे सर पर ना अंडेलूं तो अपनी ये बेहुदा गुफ्तगू बंद कर दो। चन्नू मुन्नू के जिक्र पर शांदे एक पल के लिए सिटपट आई, मगर दूसरे ही लम्हे इसे सख्ती से वार्निंग दी और वो वार्निंग काम भी आ गई। अब नौफल नौफल के घूरने पर मुस्कुराता हुआ खामोश होकर खाने से इंसाफ कर रहा था। नमीर अपने बेडरूम में आया तो अनाया बेड पर अपने नोट फैलाए बड़े सुकून से दिल जमी के साथ पढ़ने में मसरूफ थी। वो आज वक्त से पहले ही ऑफिस से घर आ गया था। अमूमन ऑफिस से अस्पताल जाता और फिर घर आता, मगर आज अस्पताल जाने की बजाय वो घर आ गया। आने के साथ ही सरवत के कमरे में सलाम करने के लिए गया। अब वो अपने रूम में आया था। 15 दिन हो चले थे इसकी और अनाया की शादी को। 15 दिन से वो नमीर के बेडरूम और दिल दोनों में बसी हुई थी। इन 15 दिनों में अब नमीर का मामूल बन गया था रोज सुबह अनाया को जगाने का, और इसे अच्छी तरह अंदाजा हो चुका था वो सोने की कितनी शौकीन है। कभी कभी पढ़ते हुए किताबों पर ही सर रखकर सो जाती, फिर नमीर इसकी किताबें रखकर इसे सीधा करके लिटाता। एक मर्तबा नींद में नमीर को अनाया के रोने की भी आवाज आई, मगर इसके पास जाकर देखा तो गहरी नींद में थी। यकीनन वो कोई ख्वाब देख रही थी। तब नमीर का शिद्दत से दिल चाहा वो इसे उठाकर बेड पर लिटा दे, मगर कुछ सोचकर अपने इरादे पर अमल नहीं किया। अक्सर नमीर अनाया को खामोश या उदास देखता तो इससे अच्छा नहीं लगता। अनाया का उदास होना, वो इससे नहीं जानना चाहता था कि वो क्यों उदास है। ना वो इससे पूछता था और ना ही खुद सोचना चाहता था। वो इसको जब खामोश देखता वो जानबूझकर अपने काम करवाता, इसे अपने सामने अपने कामों में उलझाए रखता। नमीर को इसके चेहरे पर मुस्कुराहट अच्छी लगती थी। वो चाहता था नाया मुस्कुराए, इसके साथ खुश रहे और सोचे भी इसी को। मामा से तो मामा से तुमने बोला था कि तुम्हें फरमान खालू से मिलना है। नमीर अपना मोबाइल वॉलेट साइड टेबल पर रखता हुआ अनाया के पास आकर पूछने लगा। जी, मेरा दिल चाह रहा था मामू जान को देखने का। अनाया पास पड़ा दुपट्टा ओढ़ती हुई अपने नोट समेटकर इसे जवाब देने लगी। इसे मालूम था नमीर की मौजूदगी में इस वक्त वो बिल्कुल नहीं पढ़ सकती। ये बात तो मुझसे भी कह सकती थी, तुम्हें मुझसे बोलने में क्या कबाहत पेश आ रही थी। नमीर बेड पर अनाया के नज़दीक बैठकर इसके हाथ से नोट्स लेकर साइड पर रखता हुआ सवाल करने लगा। नमीर के अचानक इतने करीब बैठने पर अनाया बेड के क्राउन से चिपक गई। ये सवाल आप दूर बैठकर भी मुझसे पूछ सकते हैं। अनाया ने अपनी घबराहट को छुपाकर अपना लहजा नॉर्मल रखने की कोशिश की, जिस पर नवीर ने इसका बाजू खींचकर इसे खुद से करीब कर लिया। मैं तुम्हारे बेहद नज़दीक आकर तुमसे हर तरह के सवाल पूछने का हक रखता हूँ। अब बताओ मुझसे क्यों नहीं कहा, जबकि मैं मम्मा के सामने तुम पर ये वाज़ेह कर चुका हूँ कि जो बात करनी है डायरेक्ट मुझसे करो, मम्मा को या किसी दूसरे को बीच में लाए बगैर। नमीर इसकी कमर के गिर्द अपने दोनों बाजू हाइल करके अनाया के चेहरे को अपनी नज़रों के हिसार में लेते हुए बोला, आप इस तरह मेरे साथ करेंगे तो मैं रो दूंगी। अनाया इसकी इस अंदाज पर नज़रें झुकाए वाकई रो देने वाली हो गई। वो अक्सर नमीर की नज़रें इसकी तलब को पहचानते हुए अनजान बन जाती। वो जब घर में मौजूद होता इसे अक्सर ऐसी ही अपनी गुर्बत का एहसास दिलाता, जिससे अनाया का दिल रुकने लगता। अगर तुम्हारी आँख से एक भी आँसू गिरा तो मैं तुम्हारे साथ वो करूँगा जिसका तुमने सोचा भी नहीं होगा। नमीर ने इसे अपने हिसार में लेकर इसे वार्निंग देते हुए कहा। अनाया ने तड़प कर इसे देखा। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। अनाया ने नमीर के सीने पर हाथ रखकर इसे पीछे हटाने की कोशिश की तो नमीर ने इसकी कमर पर अपने बाजू की गिरफ्त और भी मजबूत कर दी। वो पूरी नमीर के सीने से लगी हुई थी। नमीर के पास से आती कोलोन की खुशबू वो वाज़ेह महसूस कर सकती थी। तुम चैलेंज कर रही हो मुझे? अपनी दिली ख्वाहिश का एहतराम करते हुए नमीर ने अपने होंठ इसके मुलायम गाल पर रखने की कोशिश की। अनाया ने फ़ौरन अपने चेहरे का रुख दूसरी समत फेरा। नमीर प्लीज़। बगैर किसी मज़ामत के वो आंखें बंद करके बेचारगी से बोली। शायद आंसुओं को इसने नमीर की वार्निंग के डर से रोका हुआ था।
अनाया के मुंह से नमीर को अपना नाम सुनकर और भी अच्छा लगा। नमीर का दिल चाहा वो इन होठों को चूम ले जो इसे मदहोश किए जा रहे थे, मगर अनाया की हालत देखते हुए नमीर को अपने दिल को समझाना पड़ा। वो इसे अपनी बाहों के घेरे से आज़ाद करता हुआ बोला, मेरी एक बात अपने ज़हन में अच्छी तरह बिठा लो, आज के बाद जो भी बात करनी है डायरेक्ट मुझसे करो, मामा या किसी दूसरे को बीच में लाए बगैर। ये कोई अनोखी बात नहीं थी कि जिसके लिए तुम्हें मामा या किसी दूसरे को बीच में लाना पड़े। मेरे साथ जाना है तो मुझसे कहने में क्या प्रॉब्लम है? चलो तैयार हो जाओ, मिलवा कर लाता हूँ तुम्हें तुम्हारे मामू जान से। नमीर अनाया को बोलता हुआ वहीं बेड पर लेट गया। नमीर का हाथ अपनी रान पर महसूस करके अनाया करंट खाकर बेड से उठी और वार्डरोब से अपने कपड़े निकालने लगी। ये नहीं कि कोई ढंग का ड्रेस निकालो। नमीर बेड पे लेटा हुआ अपने चेहरे का रुख वार्डरोब की तरफ किया। अनाया का ड्रेस देखकर बोलने लगा, इस ड्रेस में कोई बुराई नहीं थी, मगर अनाया ने इससे कोई बहस किए बगैर अपने लिए दूसरा ड्रेस मुंतखब किया। कैमल कलर का ड्रेस जिस पर वाइट मोतियों से गला बना हुआ था। वो ड्रेस हर लिहाज से ढंग का था। कोई ज़रूरत नहीं है फजूल कलर पहनने की, दूसरा देखो कोई। नमीर बेड पर लेटे-लेटे इसे ऑर्डर देने लगा। वो अपने ड्रेस की बजाय वो नमीर को देखने लगी। सिर्फ शक्ल सूरत में नहीं, मुझे मेरी बीवी हर चीज़ में परफेक्ट चाहिए। नमीर अनाया के देखने पर इसे आँख मारता हुआ बोला। अनाया ने तासुफ से सर हिलाकर दूसरा ड्रेस निकाला। ये ग्रे और पिंक कलर के कॉम्बिनेशन का ड्रेस था जिस पर एप्लिक वर्क हुआ था। ये भी कोई इतना ख़ास नहीं लग रहा, कोई दूसरा ट्राई करो यार। नमीर को इसमें भी कीड़े नज़र आए तो अनाया का मूड ही ख़राब होने लगा। वो ठंडे मिजाज की मालिक थी, इसलिए ज़ब्त का मुज़ाहरा करते हुए दूसरा हैंगर पर हाथ रखा जिसमें येलो कलर का ड्रेस था। नहीं यार, ये तो बिल्कुल भी नहीं पहनना। अनाया के कानों में दोबारा नमीर की आवाज़ उभरी। अब की बार वो आंखें बंद करके ज़ब्त करती हुई वाइट कलर की नेट की फ़्रॉक निकाली और साथ फ़ौरन ही वार्डरोब का दरवाज़ा बंद कर दिया। हमें किसी के कुल में नहीं जाना है बल्कि तुम्हारे घर जाना है, वो भी शादी के बाद फर्स्ट टाइम। रखो इसे फौरन। नमीर जितनी संजीदगी से इसको देखकर कहने लगा, वो इतना संजीदा हरगिज ना था। वो इसे आज फिर जिच कर रहा था। क्या चाह रहे हैं आप? ब्राइडल ड्रेस पहनकर चलूं जो आंटी शादी के लिए लेकर आई थी? अनाया तंग आती हुई बोली। नमीर एकदम बेड से उठा और इसके करीब आया। अनाया डर के दो कदम पीछे हुई। नमीर के तासुरात देखकर इसे लगा जैसे कोई गलत बात भूल गई हो। नमीर ने इसे दोनों बाजुओं से थामकर वार्डरोब से लगाया। अनाया का चेहरा ऊपर करता हुआ न अपना चेहरा इसके करीब लाया। बहुत मूड हो रहा है मम्मा का लाया हुआ ब्राइडल पहनने का। अपने एग्जाम से फारिग हो जाओ, तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी कर दूंगा, मगर अब की बार वो ब्राइडल ड्रेस मेरे नाम का होगा। नमीर बोलता हुआ पीछे हटा और वाइट कलर का नेट की फ्रॉक इसके हाथ से ली। वार्डरोब का दरवाज़ा खोलकर इसे फ्रॉक को वापस हैंग करता हुआ अनाया के सामने ड्रेसेस का जायज़ा लेने लगा और अफसोस से सर हिलाने लगा। ड्रेसिंग के मामले में तुम्हारी चॉइस बिल्कुल बेकार है। सारे बुड्ढों वाले कलर भरे हैं। कल तो ऑफिस में दिन बिजी गुजरेगा, परसों ही तुम्हारे लिए ड्रेसेस लाने पड़ेंगे अपनी पसंद के। वो खुद कलामी करता हुआ बोला। बड़ी मुश्किल से एक ड्रेस नमीर की नज़र से गुजरा। ब्लैक कलर का ड्रेस इसने अनाया के हाथ में थमा दिया। ये सारे ड्रेस मैंने अपनी पसंद से बनाए हैं और मुझे लाइट कलर ही अच्छे लगते हैं। अनाया को जताती हुई बोलने लगी। वो शुरू से ही ऐसे कलर पहनती थी। जब सरवत ने इसकी चॉइस पूछी तो इसने सरवत को बताया। सरवत ने भी इसकी पसंद को मुनासिबत से बरी तैयार की थी। निहाल को भी इसकी ड्रेसिंग से कोई मसला नहीं हुआ था। अनाया तो हर हाल में अच्छी लगती थी। तुम्हें लाइट कलर अच्छे लगते हैं मगर मुझे नहीं, मुझे ब्राइट कलर ही अच्छे लगते हैं और आज के बाद तुम मेरी पसंद के मुताबिक कपड़े पहनोगी, मतलब ब्राइट कलर। नमीर ने भी इसी के स्टाइल में जताने वाले अंदाज में कहा। मनाल आपी के ऊपर तो मर्जी नहीं चलती थी, मेरे ऊपर हक जता रहे हैं। अनाया बुड़बुड़ाती हुई ड्रेसिंग रूम में जाने लगी, मगर इसकी बुड़बुड़ाहट सुनकर नमीर ने इसकी कलाई पकड़कर इसे रोका। मैं तुम्हारी मिनाल आपी पर कोई हक नहीं रखता था तो इस पर अपनी मर्जी क्यों जताता? अगर आज वो यहाँ पर तुम्हारी जगह पर मौजूद होती तो वो भी मेरी मर्जी के मुताबिक ही चल रही होती। मगर इसकी किस्मत अच्छी थी जो मैंने इसे खुद छोड़ दिया। मगर मैं तुम्हें छोड़ूंगा ये तुम भूल जाओ। मेरे बेडरूम में आ गई हो तो तुम मेरी बीवी बनकर इस कमरे में मौजूद हर चीज़ मेरी पसंद की है। तुम्हें खुद को भी मेरी पसंद के मुताबिक अपना आप ढालना होगा। नमीर इसकी नाजुक सी कलाई छोड़ता हुआ कमरे से जाने लगा। कमरे में हर चीज़ आपकी पसंद की होगी मगर मैं आपकी पसंद तो नहीं रही। तो फिर ये ज़बरदस्ती क्यों? वो अनाया से शादी नहीं करना चाहता था, वो मनाल से मोहब्बत करता था। अब इसके बदलते हुए अंदाज देखकर अनाया को इसके रवैये से उलझन होने लगी थी। तभी वो बोल उठी। नमीर इसकी बात सुनकर दोबारा मुड़ा। अगर तुम नाकाबिले बर्दाश्त होती तो पहली रात ही मैं तुम्हें उठाकर अपने कमरे से बाहर फेंक देता।
गुज़रने लायक हो तुम, ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा, अब क्या किया जा सकता है? इंसान को कभी-कभी सब्र भी करना पड़ता है। अनाया अपने लिए लफ्ज़ गुज़ारे लायक सुनकर जल ही गई। नमीर को घूरती हुई ड्रेसिंग रूम में चली गई, जबकि नमीर मुस्कुराता हुआ कमरे से बाहर इसका वेट करने लगा। नमीर और अनाया भी ड्राइंग रूम में आकर बैठे थे तो इशरत ड्राइंग रूम के अंदर दाखिल हुई। नमीर के सलाम करने के बाद अनाया ने भी इशरत को सलाम किया। अनाया के सलाम का जवाब दिए बगैर वो सोफे पर बैठ गई। खाला जानी, अनाया ने भी आप पर सलामती भेजी है, शायद आपने सुना नहीं। नमीर इशरत को देखकर गोया हुआ, जिस पर इशरत ने निरूठेपन से अनाया को सलाम का जवाब दिया। तो अब याद आई है 15 दिनों बाद तुम्हें अपनी खाला जानी की? इशरत अनाया को नज़रअंदाज करके नमीर से मुखातिब हुई। मैं तो 15 दिन पहले तवक्को कर रहा था, और सुबह सवेरे नाश्ता वो क्या बेकार सी रस्म होती है जो बेटियों के घर वालिदैन लेकर आते हैं। इसी बहाने आपका दीदार भी हो जाता, मगर शायद आपको हमारी याद ही नहीं आई। मैं तो खैर आज भी नहीं आता, निहाल के पास अस्पताल जाने का इरादा था, मगर अनाया के कहने पर आ गया। इसे फरमान खालू से मिलना था। नमीर ने बगैर लगी लिपटी इशरत को जवाब दिया। नाश्ता लेकर बेटियों के घर आया जाता है। तुमने कौन सा मेरी मनाल से शादी की जो मैं ना शादी के दूसरे दिन रस्म निभाने आती? वैसे भी फरमान अस्पताल में एडमिट थे, तो कहाँ बाहर निकल सकती थी मैं? इश्क को नमीर के अंदाज में पहले जैसी गर्मजोशी नहीं लगी। इसीलिए वो भी साफ गो अंदाज इख्तियार करती हुई बोली, मैंने अगर मिनाल से शादी नहीं की तो अब इसका गम मनाल को भी नहीं होगा। आप भी इस गम से निकल आई खाला जानी। हम दोनों की शादी नहीं हुई, यह हम दोनों के लिए ही अच्छा साबित हुआ। अब मनाल अपनी लाइफ में खुश है और मैं खूबसूरत बीवी को पाकर पहली मोहब्बत को भूल गया हूँ। इसलिए अब आप भी रिलैक्स रहा करें। नमीर का अंदाज साफ चिढ़ाने वाला था। इशरत के साथ साथ बराबर में बैठी हुई अनाया भी चिढ़ गई और अपने दोगले शौहर को देखने लगी, जो घर में इसे थोड़ी देर पहले गुजारे लायक कह रहा था और अब दूसरों के सामने वो अचानक खूबसूरत बीवी बन गई थी। और निहाल, इसका क्या होगा? तुम्हारी खूबसूरत बीवी को देखकर इसके दिल में क्या गुजरेगी, ये सोचा है तुमने? इशरत का अंदाज साफ चोट करने वाला था, जिस पर अनाया के दिल पर वाकई चोट लगी, मगर नमीर अब भी रिलैक्स था। निहाल का क्या होना है? निहाल के लिए पहले भी मामा ने खूबसूरत लड़की का इंतखाब किया था, अब दोबारा इसके लिए एक दूसरी कोई खूबसूरत लड़की ढूंढ लेंगी। बल्कि अब की बार मैं मामा को मशवरा दूंगा, इस काम पर आप अपनी बहू को लगा दें। अनाया खुद ही अपने लिए अपनी ही तरह की कोई खूबसूरत जिठानी ढूंढ लेगी। नमीर ने अनाया की गोद में रखा हुआ इसके हाथ पर अपना हाथ रखा। अनाया के दिल को ठेस लगी, वही इशरत भी बुरी तरह जल गई। तो मैं क्यों बैठे बैठे सांप सूख गया है अपने शोहर की बातों से? जाओ जाकर देख कर आओ, तुम्हारे मामू उठे भी हैं या सो रहे हैं अभी तक? इशरत ने अब की बार अनाया को देख कर कहा। नमीर के हाथ में अनाया का हाथ देखकर गोया इसके सीने पर सांप रिंगने लगे। तब ही इसने अनाया को वहां से जाने के लिए कहा। अनाया ने भी मौका देखकर वहां से उठना चाहा, मगर नमीर के हाथ की गिरफ्त इतनी हल्की भी नहीं थी जितनी सामने सोफे पर बैठी हुई इशरत को लग रही थी। खाला जानी, सांप नहीं सूंघता इसे, बस हद से ज्यादा शर्मीली बीवी लिखी थी मेरी किस्मत में। अब हर लड़की तो बेबाक और मॉडर्न नहीं हो सकती ना। 15 दिन से मेरे सामने 15 दिन से मेरे सामने 70s की हीरोइन की तरह रिएक्ट करे जा रही है। मुझे देखकर कभी अपना दुपट्टा चुभाने लगती है तो कभी पर्दों में जाकर छुप जाती है। जाओ अनाया, जल्दी से खालू से मिलकर आओ और फिर हमें चलना है। नमीर इशरत से बोलता हुआ आखिरी जुमला अनाया को देखकर ऐसे बोला जैसे बहुत ही मोहब्बत लुटाने वाला शोहर हो। नमीर की बात सुनकर अनाया इसको देखती हुई कमरे से बाहर निकल गई। अब आ ही गए हो तो खाना खा कर जाना, इशरत ने जले हुए दिल से मुंह बनाकर बोला। बहन का बेटा था, थोड़ी मुरव्वत तो दिखानी थी। फिर कभी से ही खाला जान फिर कभी से ही खाला जान, आज मेरा और अनाया का बाहर डिनर करने का प्रोग्राम है। वापसी पर निहाल के पास भी जाना है। घर जाते जाते देर हो जाएगी, आप चक्कर लगाइएगा, मम्मा आपको याद कर रही थी। नमीर बोलने के साथ ही खड़ा हुआ। फरमान के पास वो दोनों ही 10 से 15 मिनट बैठे। फरमान के बहुत इसरार पर भी नमीर खाना खाने के लिए नहीं रुका। आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट एपिसोड में कल लेकर हाजिर होंगी आपके सामने, और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।